भीमपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में तीन भाइयों की आपसी मित्रता की बहुत चर्चा हुआ करती थी। तीनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। उनकी प्रेम की गूंज पूरे गांव में हुआ करती थी। तीनों भाई रोज सुबह सुबह खेतों पर काम करने जाया करते थे। अरे भाई करमू, आज खेतों में ज्यादा काम करना है, तो तू ऐसा कर, आज तू खेत पर ही हम दोनों के लिए खाना लेकर आना, ठीक है ना? ठीक है भैया, परंतु माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी भाभी है ना माँ की सेवा करने के लिए। इतना कहकर बलराम और रामू फावड़ा लेकर खेतों पर काम करने चले जाते हैं। ये बुढ़िया दिन भर खांसती रहती है, मर क्यों नहीं जाती, हमने भी परेशान करके रखा है। अरे ओ मेरे लाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना बोलने के बाद खांसने लगती है। अब मेरी अंतिम सांस गिन रही है। कहाँ है मेरे तीनों लाल? अरे ओ भैया, अरे सुनते हो? अरे ओ भैया, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो, माँ अंतिम सांसें गिन रही है, जल्दी चलो, बुला रही है। क्या हुआ? ज्यादा तबीयत खराब है क्या? जल्दी चलो, हम तीनों को बुला रही है। तीनों बेटे आकर अपनी माँ के पास खड़े हो जाते हैं। अरे बेटा, अब मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। तुम लोग एक दूसरे का ख्याल रखना, आपस में भाईचारा बनाए रखना, संपत्ति के लिए कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और अंत में अपना दम तोड़ देती है। रामू बहुत आलसी था। वो रोज देर से खेतों पर काम करने जाया करता था। तभी रामू बोलता है, अरे भाई, ऐसे काम कब तक करोगे? खेतों में काम करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तू ही बता, क्या करूं? खेती नहीं करूं तो क्या करूं? तू तो खुद निकम्मा है, तू कुछ करता नहीं है और लेट से उठता है। खेती बाड़ी छोड़ो और चलते हैं दूसरा काम ढूंढने। ढूंढने से क्या नहीं मिलता है भैया, तुम तो खाली बस खेती में ही लगे रहते हो। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। आखिर खेती हम लोग कब तक करेंगे? खेती से कुछ होने वाला नहीं है। भाई, मैं भी सच कहूं, मेरा दिल भी टूट चुका है खेती से। तू ठीक कहता है, चल। तीनों भाई रास्ते से जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति उधर से आ रहा होता है। रास्ते में उस अनजान व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो बोलता है, अरे भैया, क्या बात है, आज आप लोग तीनों एक साथ जा रहे हो? कोई लंबी प्लानिंग है क्या, या कोई अनोखी बात है? अरे भाई साहब, क्या बताऊं, गरीबी बड़ा ही बेशर्मी है। ना जाने क्या क्या करवाएगी हम तीनों भाई से। बेरोजगार हैं, काम की तलाश में घर से निकले हैं, कहीं काम धाम मिल जाए। देखो भाई, तुम लोगों को मैं एक बात बताऊं, ऐसे तुम लोग तीनों भाई काम खोजते रह जाओगे, लेकिन काम मिलेगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो तुम लोग काम नहीं कर पाओगे। इससे कहीं अच्छा है कि तुम लोग अपना धंधा क्यों नहीं शुरू कर लेते हो? मजदूरी आखिर कब तक करोगे? दूसरों के अंदर में कब तक काम करोगे? तीनों भाई बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बात तो सही कह रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे हमारी जिंदगी गुजरेगी। तभी बलराम बोलता है, ए भाई, तू ही बता, हम लोग कौन सी ऐसी धंधा शुरू करें जिसमें हमारी पूंजी ज्यादा निवेश ना करना पड़े और बेनिफिट भी ठीक ठाक मिल जाए, ताकि हम तीनों भाइयों की जिंदगी और हमारा परिवार अच्छे तरीके से गुजर बसर हो सके। देखो भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा ही पहले बहुत ही गरीब हुआ करता था, परंतु 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 क्या? आगे बोलो भाई।
जब से मैंने अपना काम शुरू किया तब से हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कौन सी काम तुमने शुरू किया भाई जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गई? देखो रे भैया, यह रास्ता जो दिख रहा है ना, सीधा नदिया के उस पार जाता है। और नदिया के तुम उस पार जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे आम के बागान मिलेंगे और वहाँ से तुम सस्ते दामों में आम खरीद कर और बाजार में बेच देना। उस आम की दाम तुम्हें ठीक ठाक मिल जाएंगे। तीनों भाइयों के विचार बदल गए और आपस में बातें करने लगे। भाई ये बात तो बिल्कुल 100 में 1 कह रहा है। ऐसे भला पूरी जिंदगी मजदूरी करते रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। इसलिए चलो अपना यही वाला व्यवसाय शुरू करते हैं। हमें सस्ते में आम भी मिल जाएंगे और इसे अधिक मुनाफा पर बाजार में बेच देंगे। क्या कहते हो भाई? हाँ भैया, हमें भी यही समझ में आता है, लेकिन अब तो शाम हो गई। चलो अब घर चलते हैं, कल से यही काम शुरू करते हैं। तीनों भाई वापस लौटकर घर चले आते हैं। अरे भैया, और कितना दूर है? चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ी आराम करने का मन कर रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भाई तो तुम यहीं पर बैठो, मुझे जोरों से प्यास लगी है। मैं आता हूँ पानी पीकर, देखता हूँ यहाँ पर आसपास में कोई झरना जरूर होगा। बलराम और रामू जंगल में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक नदी दिखाई देती है। वह देखो भैया, वह देखो, पास में ही नदी है। चलो नदी से पानी पीकर आते हैं। दोनों भाई नदी की तरफ जाते हैं और इधर करमू को नींद आ जाती है। वो पेड़ के नीचे ही लेट जाता है। बलराम और रामू दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी उसे नदी में एक अजीब सा मटका दिखाई पड़ता है जो नदी के बिल्कुल बीचों बीच होता है और वो अपना रंग बदल रहा होता है। अरे भाई रामू, वो देखो, नदी के बीचों बीच अजीब किस्म का मटका दिखाई दे रहा है। लगता है हमारी किस्मत जाग गई है। अब हमें बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं रे पगला, ज्यादा लालची मत बन। ये मटका बड़ा अजीब किस्म का लग रहा है, इसलिए नदी में हमें ही कूदना होगा। इतना कहकर बलराम नदी में कूद जाता है और वो मटके के समीप जाना चाहता है और मटका उससे दूर चला जाता है। अरे ससुरा, तू हमसे दूर भाग रहा है। कहाँ भाग कर जाएगा तू? अरे रुक जा मेरे दोस्त, ऊपर भालू ने तुझे हमारे लिए ही भेजा है। हाँ, तू क्या सोचता है मैं तुझे अब छोड़कर चला जाऊंगा? तुझे साथ लेकर जाऊंगा। मेरा भी नाम बलराम है। चल, तू कहाँ तक चल सकता है? संध्या का समय हो रहा था। मटका धीरे धीरे गायब होता जा रहा था और अचानक से पानी में डूब गया। बेचारा बलराम निराश होकर नदी के किनारे लौट आया। अरे रामू, ससुरा हमारे नसीब में नहीं था रे। लगता है हम तीनों भाइयों को गरीबी में ही जिंदगी बितानी पड़ेगी। क्या बोलता है तू? तभी बलराम को अचानक से अपने छोटे भाई करमू के बारे में याद आती है और वो दोनों भाई चलकर तुरंत अपने छोटे भाई करमू के पास आते हैं। वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था। बेचारा बहुत ही निराश था। वो मन ही मन सोच रहा था कि भैया बोले कि तुरंत मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आए नहीं। मन ही मन करमू सोच रहा था, लगता है भैया हमें छोड़कर इस जंगल में से चले गए हैं। भला मैं इस अनजान जगह से अपना घर भी नहीं जा सकता हूँ। तभी करमू की नजर अचानक से दोनों भाइयों पर पड़ती है और वो देखता है कि इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। भैया आप आ गए। हमें लगा आप हमें छोड़कर चले गए। मेरा मन काफी बेचैन हो रहा था। अरे पगला, तू ऐसे कैसे सोच सकता है? भला हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकते हैं? तीनों भाई निराश होकर घर लौट आते हैं और तीनों भाई बैठकर बातचीत करते हैं कि कल हमें क्या करना है।
अगर यह मटका हमारे हाथ लग जाए तो हमारी पूरी जिंदगी ही सुधर जाएगी। इसके लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। जैसे ही सुबह होती है, रामू उठकर सीधा नदी की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर मटका देख रखा था। नदी के किनारे पहुँचते ही उस मटके पर नजर पड़ती है। वो नदी के बीचों बीच बिल्कुल वैसे ही अपना रंग रूप बदल रहा था। बाप रे बाप, यह मटका तो कोई साधारण मटका नहीं है, क्योंकि देखने में बड़ा अजीब किस्म का लग रहा है। आज तो मैं इसे लेकर ही रहूंगा। रामू बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाता है। वो जैसे ही मटके के समीप जाता है, मटका उससे दूर चला जाता है। ऐ दोस्त, तू हमसे भी मजाक करेगा? मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने बड़े भैया और छोटे भैया को भी नहीं बताया और सीधा तुम्हारे पास चला आया। आज तुझे लेकर ही घर जाऊंगा, कसम है भगवान की। रामू जैसे ही मटके के समीप जाता है, मटके से कुछ धुएं जैसा विशिष्ट पदार्थ निकलता है। रामू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई है यहाँ पर? आस पास में कोई है? अरे हमें बचाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कोई है? इतना कहने के बाद रामू गायब हो जाता है। जो भी उस मटके को पकड़ने जाता था, वो सीधा इस गुफा के अंदर चला जाता था। राक्षस उसे कैद करके एक खंबे से बांध देता था। पहले से और भी बहुत लोगों को वो राक्षस कैद करके रख रखा था। एक एक करके खाकर अपनी भूख को मिटाता था। इधर रामू को घर में ना देखकर दोनों भाई घबरा जाते हैं। अरे भाई करमू, रामू आज सुबह से नजर नहीं आ रहा है, कहीं चला गया क्या? हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी सुबह से नहीं देखा है, देखता हूँ बाहर जाकर। करमू घर से बाहर जाता है खोजने के लिए, और वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। मुझे पता ही नहीं चला, चलते चलते कितना दूर चला आया और जोरों से प्यास भी लगी है। अब मैं क्या करूं? थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसे एक नदी दिखाई पड़ती है और वो नदी के किनारे जा पहुंचता है। अरे बाप रे बाप, कितनी जोर से प्यास लगी है। पहले मैं अपना प्यास मिटाता हूँ, उसके बाद फिर भैया को खोजता हूँ। बाप रे, मेरा तो भाग्य बदलने वाला है। चल आजा मेरे पास, तुझे पाकर मैं धनी हो जाऊंगा। आजा आजा आजा। करमू मटके के समीप जाना चाहता है, तभी मटका उससे दूर चला जाता है। तुम हमें हल्के में ले रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं मैं जिसे पाना चाहता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ। मुझे मालूम हो गया है तुम कोई साधारण मटका नहीं लग रहे हो और मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, जिसे चाह लेता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ। दादा रे दादा, मैं कौन सी नगरी में चला आया हूँ? ये तो बड़ा अजीब जैसा लग रहा है। तभी वहाँ पर उसके बड़े भाई रामू दिखाई देते हैं। वो एक खंबे से बंधा होता है। राक्षस उसे भी एक खंबे से बांध देता है। जितने भी लालची थे वो सभी खंबे से बंधे थे। बलराम इधर बेचैन हो रहा था क्योंकि शाम ढल चुकी थी। दोनों भाइयों में से लौटकर अभी तक कोई नहीं आया था। वो गहरी चिंता में थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मायावी मटके के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है। मेरा अनुमान ऐसा ही कहता है। बलराम सीधा नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर उन्होंने मटका देखा था, परंतु वहां से मटका गायब हो चुका था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मटका भी गायब हो चुका है। अच्छा, चलता हूँ इस साधु बाबा के पास और इस रहस्यमयी मटके के बारे में पूछता हूँ। बलराम चलकर साधु महात्मा के पास पहुंच जाता है। वो अपनी तपस्या में लीन थे। हे महात्मा, माफ करना, मैंने आपकी तपस्या भंग की, क्षमा मांगता हूँ। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस नदी में 2 दिन पहले हमने एक जादुई मटका देखा था
लेकिन वो मटका अब दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप उस मटके के बारे में कुछ जानते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ बेटे। मैं अपनी दिव्य शक्ति से सारी लीलाएं देखी है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम हमारे पास किस लिए आए हो। अगर आप जानते ही हैं तो बताइए, हमारे दोनों छोटे भाई इस समय कहाँ हैं? किस अवस्था में हैं? सच में तुम जानना चाहते हो? हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, जो तुमने मटका देखा था वो एक जादुई मटका था। जो भी उस मटके को लालच में पाना चाहता है वो सीधे पाताल में एक गुफा है, उस गुफा के अंदर चला जाता है। वहां पर राक्षस उसे कैद करके अपने बस में कर लेता है। इस समय तुम्हारे दोनों भाई इस गुफा में एक राक्षस के अधीन है। अगर तुम मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, परंतु उस गुफा की एक सच्चाई है। जो लालच की मनोभावना से चाहता है वो लौट कर नहीं आता है। कोई बात नहीं बाबा, मैं उस गुफा को देखना चाहता हूँ। हमने साधु बाबा की दिव्य शक्ति से सीधा इस गुफा में प्रवेश किया और मुझे मेरे दोनों छोटे भाई वापस चाहिए। तुम्हारे ये साहसी हौसला देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आज तक जो भी यहाँ पर आया है वो वापस लौट कर नहीं गया है। लेकिन पहला तू ऐसा आदमी है जो हमारे गुफा में बिना मोह माया के आया है। हम तुम्हारी हौसला देखकर हम तुम्हें तुम्हारे भाइयों को वापस करते हैं। तीनों भाइयों ने जितना मन किया उतना सोना चांदी हीरे जवाहरात को लेकर अपने घर आ गए और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।